हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कल बच्चों हम लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था गॉस थ्योरम यूज करके। काफ़ी अच्छी थ्योरम है। और हमने ये कहा था कि जो हमारी प्लेट है, मान लीजिए मैंने ऐसे प्लेट बना दी पॉजिटिवली चार्ज, उसमें जो हमने गॉसियन सरफेस ली थी वो सिलेंड्रिकल ली थी, इस प्रकार से आर पार जाता हुआ सिलेंडर। और हमने ये कहा था कि हमारा गॉसियन सरफेस अगर क्यूबॉइडल हो तो भी कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान रहता है। तो आज हम क्यूबॉइड गॉसियन सरफेस बना के अपने प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। और फिर जो हमारा आंसर आएगा वो यही आना चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट। ये प्लेट बनी हुई है, ठीक है, बिल्कुल। काफ़ी सारे कल क्वेश्चंस भी देखे थे हम लोगों ने। दो प्लेट हो, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, दो प्लेट हो दोनों प्लस की हो, तीन प्लेट हो। तो प्लेट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी आसान रहते हैं, बड़े आराम से हमको समझ में भी आते हैं। देखिए ज़रा, मान लीजिए हमारे पास प्लेट है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट, और काफ़ी लंबी प्लेट है। तो मैं इधर भी ख़त्म नहीं कर रहा और ऊपर भी ख़त्म नहीं कर रहा, काफ़ी लंबी प्लेट है। प्लस 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 थक गए, प्लस 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 प्लस। ये रही पूरी प्लेट और जो हमारा गॉसियन सरफेस है, मान लीजिए इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूरी कुछ भी ले लो, ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन खैर पहले तो हमको नहीं पता ना कि जो हमारा आंसर आएगा वो उस आंसर में आर नहीं होगा। तो हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। पहले तो नहीं पता, इसलिए हम आर लिखेंगे यहाँ पर। आर दूरी पर पॉइंट पी है। एक क्यूबॉइड बनाते हैं इस पी पॉइंट से होता हुआ, इसके अंदर से भेदता हुआ, इसको आर पार करता हुआ क्यूबॉइड इस तरह का। आई थिंक ठीक बन गया, ठीक। मान लें इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, इसके यहाँ से ऐसे ये पार कर रहा है, भेदता हुआ अंदर चला गया। ए एरिया है। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, पी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पर, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, तो बड़े आराम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं गॉस थ्योरम को अप्लाई करके। फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। इसमें 6 सरफेसेस है, इसीलिए पहले हमने कल इसको नहीं लिया, हमने इस सिलेंडर इसलिए लिया क्योंकि उसमें 3 ही बार कैलकुलेशन करनी होती है, इसमें 6 बार कैलकुलेशन करनी होगी। एंड टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत बड़ी चीज़ है ये गॉस थ्योरम, आगे हमें बहुत मदद करेगी चैप्टर 8 तक। ये गॉस थ्योरम धीरे धीरे कभी ना कभी यूज होती रहती है। जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं इसका यूज करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, फ्लक्स किसी एरिया से निकालते हैं, है ना। अब टोटल फ्लक्स इसमें 6 सरफेसेस है, तो यहाँ पे हमको 6 बार लिखना पड़ेगा। फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4, फाई 5, फाई 6, इसको बोल दो फाई एल, फाई आर, लेफ्ट सरफेस एंड राइट सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स फ्रॉम ऑल 6 सरफेसेस, यानी क्लोज सरफेस से जब 6 सरफेस का फ्लक्स जोड़ देंगे तो एक क्लोज सरफेस बन जाएगा। टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लेफ्ट सरफेस है हमारी जिसको हमने एल नाम दिया है, और ये राइट सरफेस है। बाकी सब हमारी 1 2 3 4 है। ध्यान से देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, प्लेट से बाहर निकलता हुआ दोनों तरफ। अब एरिया वेक्टर देखिए, पहली सरफेस मान लीजिए ये ऊपर वाली, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस तरीके का एरिया वेक्टर होगा। तो इस वाली सरफेस को अगर हमने पहली सरफेस नाम दिया है, इससे फ्लक्स क्या आएगा, 0। बिना कैलकुलेशन के भी हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऊपर वाली सरफेस, क्यूबॉइड में जो ऊपर वाली सरफेस होगी, इस ऊपर वाली सरफेस को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं करेगा, पेनिट्रेट नहीं करेगा, इसलिए फ्लक्स 0।
स्वीप करते हुए चला जाएगा, वो बात अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होने के कारण से पहली सरफेस से क्या हो जाएगा, फ्लक्स 0। कल हम लोगों ने सिलेंडर के हिसाब से देखा था, सिलेंडर के ही हिसाब से करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस वाली सरफेस पे देखिए, सामने वाली जो सरफेस है, एरिया वेक्टर कैसा होगा, नॉर्मल आउटवर्ड बाहर की तरफ ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा। एरिया वेक्टर कैसा है, बाहर की तरफ, एंगल 90। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 होने के कारण से इस सरफेस से भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। सेकेंड सरफेस से भी फ्लक्स 0। फ्लक्स होता है, ध्यान रहे, E A cos थीटा। 90 के कारण से फ्लक्स 0 होगा और इन चारों से फ्लक्स 0 होगा। नीचे वाली सरफेस पर देखिएगा, नीचे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, तो EA cos 90 एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल cos 90, फिर से फ्लक्स 0। तो तीसरी सरफेस जो कि नीचे वाली है उससे भी 0। फोर्थ सरफेस बच्चों पीछे वाली होगी जो कि दिख नहीं रही है, लेकिन अगर हम इमेजिन करें तो एरिया वेक्टर उसका भीतर की तरफ होगा, उधर आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 90 ही होगा। इमेजिन करके देखें तो 0। इन चारों सरफेस से फ्लक्स 0। ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसलिए 0। इससे भी 0, नीचे से भी 0, पीछे से भी 0। चारों सरफेस में से एक भी सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं बन रहा, cos 90 होने के कारण से 0। राइट सरफेस, लेफ्ट पहले लिखा है तो पहले लेफ्ट ही देख लेते हैं। इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्रॉस कर रहा होगा, तो इस वाली सरफेस से क्या फ्लक्स होगा, E एंड A cos 0। cos 0 के कारण से आंसर आएगा EA। राइट सरफेस में E ऐसे क्रॉस कर रहा होगा इस एरिया को, तो फ्लक्स हो जाएगा EA cos 0 यानी EA। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आउटवर्ड ही रहता है, एरिया वेक्टर उस लोकल एरिया के आउटवर्ड ही बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आउटवर्ड, यहाँ पर भी देखिए आउटवर्ड, ठीक है, नीचे वाली से भी देखिए आउटवर्ड, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा है, पैरेलल है, तो cos 0 होने के कारण से EA आंसर। तो गॉसियन सरफेस के स्ट्रक्चर पे तो वैसे भी डिपेंड नहीं करता, हालांकि हम सिलेंडर से भी प्रूव कर सकते हैं और ये क्यूबॉइड से भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2EA इज इक्वल टू EA टू EA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E हो जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, दिस बिकम्स सिग्मा, हेंस प्रूव। ओके बच्चों, तो इस क्यूबॉइड सरफेस से भी हम सेम प्रूविंग कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्योंकि खाली टाइम मिल रहा है तो अपने आप से काफ़ी सवाल लगाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, परंतु कल से हम सवाल स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चंस, और लगभग 4, 5, 6 दिन तक सवाल ही चलने वाले हैं। शुरुआत के 1-2 दिन तक NCERT चलेगी अपनी, एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स, उसके बाद अपनी चैप्टर वाइज चलेगी जिसमें ढेर सारे सवाल हैं। तो जब तक आत्मा तृप्त नहीं हो जाएगी तब तक हम सेकेंड चैप्टर पे नहीं जाने वाले। ओके, तो सारी चीज़ों के जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक हम सेकेंड चैप्टर पे नहीं जाएंगे। अभी आप अगर अपने आप से बना रहे हैं तो 2-4 अगर लग भी जा रहे हैं तो अच्छी बात है, 2-4 अगर लगा ले रहे हैं तो बड़ी बात है। वैसे 12th क्लास में सारे सवाल हम खुद ही अपने हाथों से बोर्ड पर लगवाते हैं, तभी तैयारी होती है। अपने आप अगर आप लगा रहे तो अच्छी बात है। 3, 4, 5 दिन में ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब हम सवाल लगाएंगे तो उससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो जहाँ भी आपका डाउट है, प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो ही जाएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप यहाँ आकर पूछ सकते हैं, फ़ोन पे आके पूछ सकते हैं सेकेंड चैप्टर चालू होने से पहले ही, कि ये डेरिवेशन में हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, या यहाँ से यहाँ वाली लाइन कैसे हो गई, या जो आने वाले सवाल हैं उस सवाल में कोई तकलीफ आ जाए, तो आप कभी भी आके पूछ सकते हैं, कभी भी, ठीक है। ओके, आज जो हमें करना है, कल हम लोगों ने प्लेट देखा, आज कीवर्ड से भी प्लेट देख लिया। आज हमारे चैप्टर का अंतिम चीज़ है
और वो है फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेरिकल सेल। शेल हमेशा हॉलो होता है, खोखला। ओके, तो ये खोखला सेल है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं जिससे कि ये सॉलिड भरा हुआ ना लगे, ये खोखला है, हॉलो है। ओके, तो ये हॉलो सेल है, रिंग नहीं है, चूड़ी नहीं है, गोल है फुटबॉल की तरह, और ये चार्ज्ड है, खूब सारा चार्ज है इसके ऊपर, क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज मान लें। और इस सेल से, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, बहुत पतला है सेल तो रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। इस सेल के बाहर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सेल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस मेटालिक शेल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। 3 जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बन गया है सेल, तो बाहर, ऊपर एंड भीतर, तीनों जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और अपना सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। फ्रॉम गॉस थ्योरम, एक इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑफिशियली 4-5 दिनों में, फिर हम सेकेंड चैप्टर पे आएंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो बीच में ज्वाइन किए हैं, कुछ 6 तारीख को ज्वाइन किए, कुछ 7 को ज्वाइन किए, कुछ 10 को ज्वाइन किए, तो उनका फर्स्ट चैप्टर जो है वो हाल कैसे हो गए उनका फर्स्ट चैप्टर जो है वो शुरुआत की चीज़ें हो सकता है उन्हें ना आती हों, या आ भी गई होंगी तो सेल्फ स्टडी करके थोड़ा बहुत जान लिया होगा, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर नहीं होती हैं। इसलिए क्योंकि शुरुआत की चीज़ें नहीं आती होंगी, तो अभी के वीडियो हो सकता है वो देख मात्र रहे हों कि अच्छा 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 ये किस चीज़ होती होगी, अभी तो हमने शुरुआत से पढ़ा नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा। 7वीं तारीख को 8वीं तारीख को ज्वाइन किए हैं तो काफ़ी शुरुआत का छूट चुका है ना। संडे की 1-2 क्लासेस छूट जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा छूट जाता है। तो ऐसे बच्चे, जो भी बच्चे हैं, 4 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, वो अपना नाम हमें ज़रूर बताएं। हम एक्स्ट्रा बुला के यहाँ पे 4-5 बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हैं। एक्स्ट्रा बुला के यहाँ पे 2-3 दिन में फर्स्ट चैप्टर कवर करा देंगे। अब चूंकि 2-3 चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद अगर कोई ज्वाइन करता है, जो कि हर साल होता है, हाफ ईयरली तक ज्वाइन करते ही रहते हैं, जब हाफ ईयरली खराब होता है उसके बाद आते हैं कुछ बच्चे, तो कुछ को तो हम बैठा देते हैं, कुछ को फिर भेज देते हैं कि नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा। उतना तो नहीं रिवाइज करा सकते हैं लेकिन अभी चूंकि 6-7-8 दिन की पढ़ाई छूटी हुई है, जिस कारण से पहला चैप्टर वीक हो गया, तो वो फिर आगे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको पूरा कवर करा देंगे। तो हमको अपने नाम बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सेल, बाहर सबसे पहले इस पी पॉइंट पर निकालिए, जो कि सेंटर से स्मॉल r दूरी पर है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वही तरीका है जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, गॉसियन सरफेस बनाइए। अब ये स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस भी हमारी कैसी बनेगी, स्फेरिकल बनेगी। गॉसियन सरफेस भी हमारी बच्चों कैसी बनेगी, स्फेरिकल। तो हम लिखेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स फ्रॉम एनी सरफेस, ये है हमारी गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, पी पॉइंट से होती हुई। दिस टोटल फ्लक्स इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज Q। इस सरफेस के अंदर चार्ज जो भी है वो Q चार्ज है, जो कि मैंने यहां पे रख दिया है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो इस टोटल सरफेस से जो गॉसियन सरफेस बनाई है स्फेरिकल, उससे जो फ्लक्स होगा वो इस चार्ज के कारण ही होगा, क्योंकि यही अंदर है, बाहर वाले चार्ज का तो कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है फ्लक्स में, इसीलिए अंदर वाले चार्ज को ही काउंट करते हैं। टोटल फ्लक्स होगा क्या बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। एक छोटा सा चिप्स ले लें इस पे DA एरिया का, और इस छोटे से चिप्स के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लिया है सेल मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगा, क्रॉस कर रहा होगा। इस छोटे से चिप्स पर फ्लक्स क्या होगा, EDA। E जो इसे क्रॉस कर रहा है, DA इज द एरिया ऑफ दिस चिप्स, एरिया ऑफ दिस स्मॉल सरफेस एलिमेंट। अब
इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ होगा, कितना होगा वो नहीं पता है, उसी की कैलकुलेशन करनी है कि इस सेल का पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जो कि बाहर की तरफ है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि बाहर की तरफ होगा जो कि एरिया के पैरेलल है, तो cos जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया ई डॉट डी ए, इतने छोटे से एरिया से फ्लक्स। तो टोटल से क्या होगा, पूरे गॉसियन सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, एक ही बार में हो जाएगा, इसके टुकड़े नहीं होंगे। सिलेंडर के तो हमें 3 टुकड़े करने पड़ते हैं, डिस्क और लेटरल सरफेस, इसमें एक ही बार में हो जाएगा। विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स फ्रॉम स्मॉल सरफेस, इंटीग्रेशन कर दिया मतलब हमें टोटल फ्लक्स मिल गया। अब बच्चों देखिए जरा, ई हमको पता नहीं है, इसलिए ई को हम बाहर ले जाएंगे, क्योंकि ई हमें पता ही नहीं है, क्या कर सकते हैं हम, तो ई बाहर ले जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ध्यान से देखिए, ये जो डी ए था, ऐसे बहुत सारे इस पर डी ए होंगे, उन सबका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर रेडियस स्मॉल आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए जरा इसे, बिल्कुल 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आएगा और फिर उसको सही से अरेंज करेंगे तो यही हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई नीचे आएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ मिलेगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही बनेगा। ध्यान से देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आया है इस पी पॉइंट पर, इस सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सेल बच्चों खोखला है, इसीलिए हम उसको शेल बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। आर दूरी पर, सेंटर से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए। अच्छा, फॉर्मूला दिखाया लग रहा है, ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है बच्चों। किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। शेल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह ही होता है। अगर हम इस पूरे शेल को कंसंट्रेट कर दें इस सेंटर पे, तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। इस पूरे शेल को कंसंट्रेट कर दें सेंटर पे, तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। और आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है। अगर इस पूरे को यहाँ पे कंसंट्रेट कर दें, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही आना भी चाहिए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा, इसको ध्यान रखना है। आसान भी है ये, चूंकि हम इसको बहुत बार देख चुके हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द शेल, शेल के जस्ट ऊपर। देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, शेल के जस्ट ऊपर पॉइंट पी लेना है हमको। मान लें ये है पॉइंट पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट से होते हुए हमें गॉसियन सरफेस बनानी है। यहां पे थोड़ी सी बात हमको ध्यान रखनी है, जो गॉसियन सरफेस होगी हमारी, वो हमारे सेल के जस्ट ऊपर चल रही होगी, जस्ट ऊपर। अब वो जस्ट कितना ऊपर, ठीक है, जस्ट ऊपर चल रही होगी, बिल्कुल छूती हुई। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, क्यू चार्ज है तो ज़्यादा बड़े बड़े प्लस बने हुए हैं, ऐसे गॉसियन सरफेस जाएगी जस्ट ऊपर पी पॉइंट से होते हुए कुछ इस प्रकार से। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैं देख लूँ, इस पे दिख रहा है या बिल्कुल। दूरी कितनी है, कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस के जस्ट पास में है गॉसियन सरफेस, सेल के जस्ट ऊपर है। ओके, सो अप्लाई गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स फ्रॉम दिस माई गॉसियन सरफेस इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स क्या होगा, फिर से वही काम करना है बच्चों, इस पे एक छोटा सा चिप्स लेना है जो कि नहीं दिखेगा, और वो छोटा सा चिप्स कितने एरिया का होगा, डीए एरिया का होगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, है ना। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा उस डीए एरिया से, ईडीए। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा बच्चों ईडीए का इंटीग्रेशन, पूरे स्फीयर से, पूरे गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स। और ध्यान रहे बच्चों, गॉसियन सरफेस जस्ट स्फीयर के ऊपर चल रही है, जस्ट ऊपर। ओके,
क्योंकि पी पॉइंट ही हमारी ऐसी जगह पे है, सरफेस पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस से जस्ट ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सरफेस पर तो नहीं निकाल सकते, सरफेस के जस्ट ऊपर गॉसियन सरफेस जाए। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बच्चों ई बाहर निकाल लो, ई हमें पता नहीं है, इसलिए डीए का इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम। ई डीए 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 बच्चों हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, फिर से लेकिन इस बार कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस के जस्ट बाहर है पी पॉइंट, सरफेस पर ही मानो, उस पर जस्ट कुछ नहीं होता इतना ज़्यादा पास में है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो रेडियस उसकी स्फीयर की जितनी बराबर होगी, जो हमारा शेल है उसके बराबर। E की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। सेम यही आना था। अब तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अरे स्मॉल आर दूरी पर, यानी स्फीयर सेल जो है हमारा, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे पी पॉइंट पास में आएगा, ये जो आर होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। पी पॉइंट अगर सरफेस पे आ गया तो दूरी कैपिटल आर हो जाएगी, पी पॉइंट अगर सरफेस पे आ गया तो दूरी कैपिटल आर हो जाएगी। तो डायरेक्टली हम इसको रिप्लेस कर सकते थे कैपिटल आर से और आंसर आ जाता, लेकिन नहीं, पूरा डेरिवेशन करना है गॉस थ्योरम को अप्लाई करके। ओके, तो क्या किया हमने, छोटा सा एरिया लेंगे, यहाँ पर चिप्स बना के नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम दिखा ही नहीं सकते बना के, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है जस्ट लगी हुई है इससे, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी उसमें डायग्राम बनाना। ई बाहर निकाला, डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि नीचे आके ऐसा हो जाएगा। ओके बच्चों, बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ेंगे, हालांकि अब तो पहला चैप्टर हम लोग पूरा कवर कर लेंगे पूरा अच्छे से, तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका यूज होगा सेकेंड चैप्टर में, और काफ़ी ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उन सब चीज़ों का। सेकेंड चैप्टर में हम वो सारी बातें पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस पर गिरता है तो उस सरफेस पर क्या होता है। ये तो हमने जान लिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखें तो चार्ज पर फोर्स लग जाता है, QE फोर्स लग जाता है, लेकिन सरफेस पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिरता है तो उस सरफेस के साथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर सेकेंड में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर बेसिकली चूँकि बच्चे 11 से 12th में आए होते हैं, इसलिए इसमें कुछ खास रखा नहीं जाता, इसमें केवल 2 चीज़ें रखते हैं, कूलॉम्स लॉ एंड कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर गॉस थ्योरम का यूज करके वायर या थ्रेड का इलेक्ट्रिक फील्ड, सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों जो मेटल्स होते हैं उन पर अगर हम चार्ज करें, जैसे कि ये एक शेल था हमारा, अब तो मिटाना पड़ेगा, गंदा हो गया डायग्राम, ये एक शेल था हमारा, इस पे अगर हम चार्ज डालें, पॉजिटिव चार्ज हमने इसको कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए होंगे किसी तरीके से, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, या इस पर निगेटिव चार्ज छिड़क दें, डाल दें, तो बच्चों जो मेटल है उस पे जो चार्ज होता है वो स्प्रेड हो जाता है, और हमेशा चार्ज आउटर स्किन पे रहता है। इसकी 2 स्किन होंगी अगर ये सेल है तो, एक तो इनर स्किन होगी, भीतरी वाली जो स्किन है, और एक बाहर वाली स्किन होगी। चार्ज हमेशा आउटर स्किन पर रहता है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। इसके कारण भी बताते हैं अगर हमारे पास कोई बैलून है, उस पर अगर हम चार्ज डालें तो वो वहीं पे डला रहता है, वो चार्ज स्प्रेड नहीं होता सरफेस पर, क्योंकि बैलून इन चार्जेस को स्प्रेड नहीं होने देता अपनी सरफेस पर, क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो अपने अंदर से चार्ज को मोशन नहीं होने देगा, अपने ऊपर भी नहीं होने देगा। ये मेटल है, इस पर चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, पूरी सरफेस पर चले जाएंगे। बच्चों जैसे ही हमने चार्ज डाला, मान लीजिए ये सरफेस है सेल की, हमने एक जगह पे चार्ज डाला इस प्रकार से, तो ये आपस में म्यूचुअल रिपल्सन करेंगे, ये चारों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये मेटल है तो दूर दूर हो जाएंगे चारों। अगर हम और ज़्यादा डालते हैं तो वो धीरे धीरे पूरे पे फैल जाते हैं, वो एक साथ नहीं झुंड बनाकर नहीं रहेंगे, वो पूरे पे स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि वो मेटल है, और वो चूंकि आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो हमेशा आउटर स्किन पे ही रहते हैं, क्योंकि आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल।
इसलिए वो हमेशा आउटर स्किन पर जितना दूर रह सकते हैं उतना रहेंगे। चलिए बच्चों, अब बात आती है, ये कॉमन जानकारी थी, पॉइंट P। इफ पॉइंट P इज एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। बाहर हो गया, सरफेस पर हो गया, अब अंदर। कोई बात नहीं, फ्रॉम गॉस थ्योरम एक चीज सीख लिए हम लोग, वही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। फ्रॉम गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स फ्रॉम अवर गॉसियन सरफेस P पॉइंट से होती हुई एक गॉसियन सरफेस बनाइए, ये रही। इससे टोटल फ्लक्स होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों देखिए जरा, जो इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे हम, जो कि यहां रखेंगे, हर बार जैसा करते हैं वैसा यहां भी करेंगे, है ना, एक छोटा सा चिप्स लेंगे, वो सब करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? सारा का सारा चार्ज तो सेल की आउटर स्किन पे है, P पॉइंट हमारा सेल के अंदर है, तो गॉसियन सरफेस कहां हुई? सेल के अंदर हुई, यानी इसके अंदर चार्ज होगा ही नहीं। चार्ज आउटर स्किन पे रहता है और गॉसियन सरफेस अपने अंदर है, इसके अंदर चार्ज नहीं होगा। इस चार्ज की वैल्यू 0 हो जाने के कारण से EdA इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फ्लक्स फ्रॉम चिप्स एंड इंटीग्रेट करके हमने निकाल लिया फ्लक्स फ्रॉम होल सरफेस, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, जिस कारण से E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और ये बहुत बड़ी बात है, मेटल का जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। कैसे? फ्लक्स गॉस थ्योरम लगाया हमने, P पॉइंट पे चाहिए ना, गॉसियन सरफेस बनाइए, ठीक है। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर चार्ज कितना है? 0, 0 धर दीजिए। तो EdA इंटीग्रेशन यानी फ्लक्स फ्रॉम स्मॉल, जहां भी हमने छोटा एरिया लिया होगा, इंटीग्रेट किया होगा, टोटल फ्लक्स आया होगा, वो 0 है, क्योंकि Q इनसाइड की वैल्यू 0। इसके अंदर चार्ज है नहीं, सारा चार्ज स्किन पर होता है, वो भी आउटर स्किन पर, म्यूचुअल रिपल्सन के कारण से। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 0, यानी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? 0 होता है। बिल्कुल बच्चों, ग्राफ बनाइए इसका, एक सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाइए कि जो रिजल्ट आया है उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो आउटर पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। सरफेस पर क्या आया था? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो गया था, कैपिटल R स्क्वायर। R इज द रेडियस, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द सेल। और अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका? कुछ ऐसा बनेगा, मान लें ये हमारा सेल है, वैसे तो ग्राफ पे कभी सेल बनाना नहीं चाहिए, लेकिन मान लें ये हमारा सेल है और ये रेडियस ये दूरी r फ्रॉम द सेंटर, और इस एक्सेस पर रख दें हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये रेडियस के बराबर है। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी ग्राफ हमारा ऐसा रहेगा। और फिर ग्राफ ऐसे, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। अगर आप चाहें तो डॉटेड लाइन से इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, मैं कभी इसको बनाने की परमिशन नहीं देता, इसको नहीं बनाना चाहिए सेल को। तो ये रहा हमारा ग्राफ, R बराबर कैपिटल R, मतलब जब पॉइंट P जो होगा, स्मॉल r क्या होती है? P पॉइंट की लोकेशन, ठीक है। सेल से P पॉइंट अगर यहां है तो स्मॉल r की वैल्यू ये हो जाएगी, सेल से P पॉइंट अगर यहां है तो स्मॉल r की लोकेशन ये हो जाएगी। अगर यहां पर है P पॉइंट तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर। और अगर P पॉइंट अंदर है तो स्मॉल r की वैल्यू ये हो जाएगी। तो R होता है हमारा दूरी ऑफ पॉइंट P। तो अंदर जब तक रेडियस नहीं आ जाता, जब तक सरफेस नहीं आ जाती स्मॉल r बराबर कैपिटल R,
तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0। फिर बुरी तरीके से ऐसे कम होगा, 1/r² की तरह कम होगा, ठीक है, 1/r² की तरह कम होता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है तो बहुत बुरी तरीके से कम होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है जो कि सरफेस पर है। उसके बाद सरफेस से जितना दूर जाओगे, r बराबर r पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। एक सेल से जितना दूर जाएंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। देखिए जरा, होता जा रहा है कम, r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। पुट r बराबर कैपिटल R, तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, सरफेस पे पहुँच जाएंगे। आपका पॉइंट पे कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। जैसे ही आप r की जगह कैपिटल R रखेंगे और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ओके, तो ये ग्राफ बनवाने को आता है, ये पूरा डेरिवेशन सब कुछ। जब भी ये आता है, हालांकि 3-4 साल पहले ये शायद एक बार आया था, 5 नंबर में आया था। बाहर भी निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर भी, भीतर भी, और ग्राफ भी बनाना था। तो 4 काम करने थे 5 नंबर में। आसान होता है, एक बार हमारी प्रैक्टिस हो जाए। सेल का तो बहुत आसान रहता है क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह होता है, इसलिए। इस तरह बच्चों हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर लिया, खत्म कर लिया। अब जरा हम देखते हैं इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। एक बार रिवाइज कर लें, 10 मिनट क्विक रिवीजन। उसके बाद आप ध्यान रखिए, नोट्स प्रॉपरली आप बनाइए। कल हमारा NCERT स्टार्ट होगा चैप्टर 1 का, और आई थिंक कल परसों में NCERT हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर वाइज की तरफ। तो चैप्टर वाइज सभी लोग तैयार करें, तैयार रखें। जब भी हम, वैसे तो चैप्टर वाइज आमने सामने बैठकर ही सॉल्व करना ठीक रहता है, लेकिन हम इंतज़ार नहीं करेंगे आमने सामने आने का। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपके सामने बुक होगी, आप भी क्वेश्चन पढ़िए, फिर यहाँ पे हम उसका सॉल्यूशन देंगे। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो उसको ध्यान रखिए। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों? सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है। इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर के अंदर ही होता है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर ऑब्जेक्ट के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के कारण चार्ज होता है। बस हम किसी के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो जाता है, और किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट निगेटिव हो जाता है। तो चार्ज क्या होता है? ये ऐसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके कारण ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाने लगते हैं, और उस फोर्स का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है और ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कैसे करते हैं, है ना। जिसमें हमने क्या पढ़ा था? पहला रबिंग मेथड पता था कि रब करके हम चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं और फिर कागज़ वगैरह पे फोर्स लगा सकता है, फिर वो कंघा, है ना। इंडक्शन मेथड से भी हमने चीज़ों को चार्ज करना सीखा था। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को क्या करती है? डिटेक्ट करती है। ओके बच्चों, बिल्कुल। अभी हमारा चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, याद करो, हमने शायद क्लास में दिखाया भी था इलेक्ट्रोस्कोप। चार्जेस चूंकि एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो हमने पढ़ा कि अगर 2 चार्ज होंगे तो वो आपस में एक दूसरे को कितना फोर्स लगाएंगे। इसका आंसर हमें कौन देता है? कूलॉम्स लॉ इसका आंसर देता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर r²। चलिए साहब, कूलॉम्स लॉ से हम फोर्स निकालना तो सीख लिए, है ना। फिर मल्टीपल चार्जेस पे भी हमने फोर्स निकालना सीखा। ध्यान होगा आपको, ऐसे करके इस तरीके से एक चार्ज यहाँ पे Q1 ले लिया, एक चार्ज यहाँ पर Q2 ले लिया, और यहाँ पर एक चार्ज ले लिया Q3, और पूछ लिया कि भाई साहब ये बताइए कि इस पर टोटल फोर्स क्या होगा। तो हमने कहा कि ये जो है ना Q1, ये इसको फोर्स लगाएगा इधर। कैलकुलेट कर लिया हम, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन ये दूरी जो भी होगी उसका स्क्वायर। कूलॉम्स लॉ में ये वैल्यू रखी, आपको फोर्स मिल जाएगा। फिर हमने कहा ये भी फोर्स लगा रहा होगा, ये तो पास में है और ज़्यादा लगाएगा, तो इसका भी फोर्स देख लिया। तो इस पे टोटल 2 लोग फोर्स लगा रहे होंगे, ये भी और ये भी। फिर हमने दोनों फोर्स को ऐड कर दिया, हमको टोटल फोर्स मिल जाता है। तो मल्टीपल चार्जेस में हमको वेक्टर एडिशन आना चाहिए। यहाँ तो एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, अन्यथा हमको वेक्टर एडिशन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कॉपी में हमने कुछ सवाल करवाए थे, और आने वाले दिन में बहुत सारे, ढेर सारे सवाल होने वाले हैं। तो सवालों से चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चार्जेस फोर्स लगाते कैसे हैं? इतना लगाते हैं, ये तो कूलॉम ने बता दिया कैसे लगाते हैं। तो जो एक चार्ज है
वो अपने अंदर से कुछ फील्ड बनाएगा चारों तरफ, और वो फील्ड जाके फोर्स लगाता है। क्योंकि दो चार्ज हवा में रखे हैं दूर दूर, ये इसके अंदर से कोई हाथ तो निकल के आता नहीं है कि इसने कुछ अपने हाथ निकाले और वो धक्का मार दिया उस हाथों ने। कुछ तो निकल रहा है जो हमको दिख नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या निकल रहा है? फील्ड चारों तरफ, और वो फील्ड जाके वहाँ फोर्स लगा रहा है। ओके बच्चों, बिल्कुल। फिर हमने कहा कि अच्छा फील्ड फोर्स लगाता है, ये चार्ज अपने अंदर से फील्ड निकालता है और फिर इस फील्ड ने जाके इस चार्ज को फोर्स लगाया होगा। बिल्कुल, असल में इस चार्ज से भी फील्ड निकले होंगे और ये फील्ड आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। आपने उस दिन हमने जो डायग्राम भेजा था वो देखा हो, चैप्टर 2 में हम इसके बारे में काफ़ी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका जो फील्ड होगा इस चार्ज का और इस छोटे चार्ज का जो फील्ड होगा, ये फील्ड आपस में फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। तो ये जो ये ताकतवर चार्ज है, ये इसके फील्ड को ऐसे डिस्टॉर्ट कर देगा और फिर इसका जो फील्ड है वो इन पर ऐसे फोर्स लगाएगा। तो उस दिन हमने इमेज में भेज के बताया था कि कैसे ये जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसको ऐसे पुश कर देगा। चैप्टर 2 की बात है। तो फील्ड फोर्स लगाता है, तो फील्ड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? अगर फील्ड फोर्स लगाता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमने सीखा कि जो पॉइंट चार्ज है हमारा, उसका यहाँ पर अगर आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पर एक आप टेस्ट चार्ज रख दीजिए टेस्ट करने के लिए, है ना। और देखिए इसने इस पर कितना फोर्स लगाया होगा, क्योंकि फील्ड फोर्स लगाता है ना, तो कितना फोर्स लगाया वो फोर्स की कैलकुलेशन Q0 अपॉन R स्क्वायर 1/4πε0, इतना फोर्स लगाया होगा। फोर्स डिवाइडेड बाई Q0 इज द फील्ड। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी कि यहां पर जहां भी आपको फील्ड चाहिए वहां Q0 रख दीजिए, और देखिए कितना फोर्स लगा इस Q0 पर, इधर लग रहा है फोर्स डिवाइडेड बाई Q0, Q0 कट जाएगा, यही आपके फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी इसी डायरेक्शन में फील्ड होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। ओके बच्चों, बिल्कुल। फिर हमने कहा कि तो पॉइंट चार्ज था, उसका फोर्स कैलकुलेट कर लिया, ढेर सारा चार्ज होगा। यहाँ पर अगर कोई हम एक प्लेट रख दें जिस पर ढेर सारा चार्ज हो हर जगह पर, तो उसका तो फोर्स हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ढेर सारे चार्जेस हैं उस प्लेट पर। तो उसका फील्ड हम कैसे निकालेंगे? तो जिसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ा? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हमने प्लेट्स का फील्ड निकाला, हमने थ्रेड का फील्ड निकाला, हमने शेल का फील्ड निकाला बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है हमारा, प्यारा सा, जिसमें हमने केवल कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस देखी। ओके बच्चों, बिल्कुल। तो आप अपनी किताबें तैयार रखिए, नोट्स तैयार रखिए। कल शायद नोट्स सीक्वेंस में नहीं, कुछ बच्चे बता रहे थे कि सीक्वेंस में नहीं, हमने तो वह सीक्वेंस में ही भेजे थे, तो मैं नंबरिंग करके नोट्स भेज दूँगा। मुझे वो बच्चे अपना नाम जरूर बता दें जिनका चैप्टर 1 छूटा हुआ है किसी भी कारण से, है ना, क्योंकि वो कंप्लीट कराना हमारी ही जिम्मेदारी है, नहीं तो आगे वो फिर दिक्कत देगा। चैप्टर 2 चैप्टर 3 में फिर इलेक्ट्रिसिटी अपने लेवल पे होगा, बिल्कुल, क्योंकि चैप्टर 3 है, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म ही होने वाली होती है, उसके बाद मैग्नेटिज्म चालू होने वाला होता है, तो वो एक अलग अच्छी दुनिया होती है। यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीखी, दो चार्जेस पर फोर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे और कुछ सिस्टम्स का इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा। जैसे थ्रेड का इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या आया था? r दूरी पर λ/2πr ε0। लैम्डा इज द डेंसिटी ऑफ चार्ज, जो कि इसके ऊपर स्प्रेड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे बोलते हैं। ओके बच्चों, बिल्कुल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रहता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस थ्योरम जो है हमारे, उससे एक दो सवाल और देख लेते हैं। मान लीजिए पहले चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम। एक ऐसा टॉपिक है जिससे 1 नंबर में भी सवाल बन जाता है और 3-3 नंबर में भी गॉस थ्योरम से सवाल बन जाता है। ओके, तो देखते हैं।
मान लीजिए ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं कि हमने कह दिया एक डाइपोल है, बताइए नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनसाइड चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू 0, तो फिर फ्लक्स अपने आप 0 हो जाएगा। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक क्यूब है, ओके, मैंने क्यूब अच्छे से नहीं बना पाया और उसके अंदर चार्ज है क्यू। फ्लक्स बताइए बात, क्यूब एक क्लोज सरफेस होती है तो फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। अंदर चार्ज कितना है क्यू, हाँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, क्या छइयों से निकल रही होंगी, छइयों सरफेस से, हाँ चारों तरफ निकल रही होंगी भाई, वो तो छइयों सरफेस से निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हमसे पूछा जाएगा किसी एक सरफेस से फ्लक्स बताइए, तो क्लोज यानी छह सरफेस से फ्लक्स हमको पता है इतना है, तो किसी सिंगल सरफेस, क्योंकि सारी सरफेस आइडेंटिकल होती हैं क्यूब की, तो सिंगल सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6, है ना। ओके, तो काफ़ी सवाल हमारे रहेंगे अभी तो, खैर ठीक है, सभी लोग अच्छे से नोट कर लें जो भी पढ़ाया गया है। गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोगों ने क्या क्या किया, थ्रेड, शीट और सेल, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। चलिए तो कल एनसीईआरटी रेडी रखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से शुरू करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, थैंक यू।